हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जब राहुल गांधी ने कहा मेरी तो शादी हो चुकी है, बताया पत्नी का नाम। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को ये कहकर चौंका दिया कि उनकी शादी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जिससे उनकी शादी हुई है उसका नाम सी से शुरू होता है और वो कांग्रेस है। उन्होंने ये टिप्पणी संपादकों के साथ बातचीत के दौरान की। इस दौरान उनसे उनकी शादी की योजना के बारे में पूछा गया था। उन्होंने साफ किया कि वे नरम या कट्टर हिंदुत्व के अनुरागी नहीं हैं। कांग्रेस अध्यक्ष इस बात पर सहमत नहीं हुए कि वो बहुसंख्यक समुदाय को रुझाने के लिए नरम हिंदुत्व को गले लगाएंगे। उन्होंने कहा, मैं हिंदुत्व के किसी भी प्रकार में विश्वास नहीं रखता, चाहे वो नरम हिंदुत्व हो या कट्टर हिंदुत्व। हिंदू है बस हो गया। जो धर्म की राजनीति करते हैं वे हिंदुत्व की बात करते हैं। हमें धर्म की राजनीति नहीं करनी है। हिंदू होना और धर्म की राजनीति करना दो अलग अलग चीजें हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि धार्मिक नेताओं से उनकी मुलाकात और धार्मिक स्थलों पर जाने में कुछ भी गलत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मतभेद पर उन्होंने जोर देकर कहा कि यह वैचारिक मतभेद है, न कि व्यक्तिगत। 2 दिवसीय हैदराबाद दौरे के बीच राहुल ने कहा, नरेंद्र मोदी 2019 में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने पूर्वानुमान लगाया कि भारतीय जनता पार्टी 230 सीटें तक नहीं जीत पाएगी, जिसके कारण मोदी के दोबारा से प्रधानमंत्री बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भाजपा नेतृत्व उत्तर प्रदेश और बिहार में गैर भाजपाई दलों के साथ गठबंधन नहीं करने की प्रारंभिक रूप से बात जाहिर कर चुका है। उन्होंने कहा कि वह इस पर कार्य करेंगे। राहुल ने कहा कि पार्टी की राज्य इकाइयां समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन के लिए मुक्त है। उन्होंने विश्वास जताया कि तेलंगाना में कांग्रेस सत्ता पर काबिज होगी। आंध्र प्रदेश के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि पार्टी यहां अपनी स्थिति में सुधार कर रही है। 2014 में यहां कांग्रेस को खाली हाथ रहना पड़ा था। उन्होंने देश में बढ़ती असहिष्णुता पर अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि देश में अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने किसानों की समस्याओं और बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मोदी सालाना 2 करोड़ रोजगार मुहैया कराने के अपने वादे में विफल रहे हैं। उन्होंने कहा, चीन 24 घंटे में 50,000 लोगों को रोजगार देता है, जबकि भारत में इसी अवधि के दौरान केवल 458 लोगों को रोजगार मिलता है। उमर खालिद पर हमले के मामले में दिल्ली पुलिस का झूठ पकड़ा गया, चली थी गोली। जहां सरकार की बदनामी होनी हो, दिल्ली पुलिस लीपापोती में लग जाती है। दिल्ली में देह व्यापार का रैकेट पकड़ा तो दिल्ली पुलिस महिला आयोग को झुठलाने लगी। अब जब आज उमर खालिद पर हमला हुआ तो पुलिस ने गोली चलने की बात से इनकार किया, लेकिन ये झूठ 2 घंटे भी नहीं टिक सका। मीडिया को एक गवाह मिल गया जिसने ये सारी कहानी बता दी। हुआ ये कि 15 अगस्त पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामों के बीच संसद से 1 किलोमीटर दूर जेएनयू के छात्र नेता उमर खालिद पर गोली चलाई गई। गोली उनके सिर के पास से गुजर गई। हमला दिल्ली में संसद भवन के पास स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के ठीक बाहर हुआ। खालिद के साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, एक कार्यक्रम था, हम लोग ऊपर खालिद के साथ थे। हम लोग एक चाय दुकान पर थे। जब सफेद शर्ट में एक शख्स आया, उसने खालिद का गला पकड़ लिया और गोलियां चलाई। हिम्मत दिखाते हुए खालिद ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। खालिद का संतुलन बिगड़ा और वे नीचे गिर गए। गोली उन्हें नहीं लगी। इस शख्स ने कहा कि गोली चलने की आवाज आने के साथ वहां भगदड़ मच गई। हम लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की। उसने हवा में गोलियां चलाई। भागने के दौरान उसके हाथ से पिस्तौल गिर गया, लेकिन वह भागने में कामयाब रहा। बता दी कि उमर खालिद यहाँ पर यूनाइटेड अगेंस्ट हेट संगठन के खौफ से आजादी नामक एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। घटना के बाद में खालिद ने कहा, देश में खौफ का माहौल है और सरकार के खिलाफ बोलने वाले हर व्यक्ति को डराया धमकाया जा रहा है। पुलिस घटनास्थल पर है और मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने वह हथियार जब्त कर लिया है जो आरोपियों के भागते समय उनके हाथों से गिर गया था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी मधुर वर्मा ने कहा, इसकी सत्यता की जांच की जा रही है। उसने कहा कि उस पर हमला हुआ था। कोई उमर खालिद पर कूदा और उसे धक्का दे दिया। उसके बाद उसने खालिद पर फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन ये शख्स गोली नहीं चला सका। लोगों ने उसका पीछा करने की कोशिश की।
खालिद के मुताबिक हमलावर ने हवा में फायरिंग की। उमर खालिद पर हमले की जेएनयू की छात्रा नेता शहला रशीद ने कड़ी निंदा की है और कहा है कि देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। वसुंधरा के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं की बाइक रैली, वसुंधरा वापस जाओ के नारे। बीजेपी की राजस्थान में हालत कितनी खराब है, इसका अंदाजा इस खबर से आसानी से लगाया जा सकता है। हालात ये है कि आम लोग तो दूर, खुद बीजेपी के कार्यकर्ता वसुंधरा राजे के खिलाफ खुलकर आ गए हैं। वसुंधरा को खुद अपने विधानसभा क्षेत्र झालावाड़ में पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। यहाँ भाजपा कार्यकर्ता प्रमोद शर्मा के नेतृत्व में 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन के वर्षगांठ के मौके पर झालावाड़ में पार्टी कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। इस रैली में कार्यकर्ताओं ने तख्ती ताम रखी थी जिस पर वसुंधरा वापस जाओ, वसुंधरा झालावाड़ छोड़ो लिखा हुआ था। इस रैली में 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता 500 मोटरसाइकिल से झालावाड़ और इसके पड़ोसी क्षेत्र जालर पटन शहरों के बाजारों में गुजरे। आयोजकों ने बताया कि कार्यकर्ता भ्रष्टाचार और झालावाड़ में विकास कार्य नहीं होने को लेकर विरोध कर रहे थे। 20 साल से बीजेपी के लिए काम कर रहे प्रमोद शर्मा ने कहा, हमने भारत छोड़ो आंदोलन की तर्ज पर वसुंधरा झालावाड़ छोड़ो आंदोलन शुरू किया क्योंकि सीएम राजे के विधानसभा क्षेत्र में 30 साल से लोग विकास की कमी और भ्रष्टाचार से परेशान हो चुके हैं। इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि राजे 5 बार संसद के लिए चुनी गई और 3 बार विधानसभा चुनाव में जीती। वह दूसरी बार मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। उन्होंने अपनी विधानसभा में आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया। मोदी की साख बचाने के लिए मीडिया ने बोला बड़ा झूठ, बाद में खुली पोल। मोदी जी ने जिस 9 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर रोड शो किया था और जिस मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे के नाम पर कई दिन मोदी जी की तारीफों के कशीदे पढ़े गए, उसकी पोल पहली ही बरसात में खुल गई। लेकिन मीडिया ने खास तौर पर एएनआई ने जो खेल खेला, उससे एक्सप्रेसवे की समस्या को गाजियाबाद के एलिवेटेड हाईवे का बताकर रफा दफा कर दिया गया। तस्वीर रोचक थी तो पूरे मीडिया ने उसे तान दिया। मोदी जी बच गए और बदनामी गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड की हो गई। हुआ ये कि राजधानी में बारिश के बाद कई जगहों पर जबरदस्त जलभराव हुआ। इस जलभराव के दौरान मोदी जी की उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा NH24 भी स्विमिंग पूल बन गया। समाचार एजेंसी एएनआई में किसी ने एक खेल खेला और इस वीडियो को गाजियाबाद एलिवेटेड रोड का बता दिया। गाजियाबाद एलिवेटेड रोड अखिलेश यादव के कार्यकाल में बना था। उसका उद्घाटन सीएम योगी ने किया था। जलभराव होते ही सोशल मीडिया पर अखिलेश के खिलाफ पोस्ट आने लगे। जिसका क्रेडिट योगी ले रहे थे, वो ही गलत होने के नाम पर अखिलेश के नाम लिख गया। जलभराव की वीडियो पर सफाई देने पहुंची गाजियाबाद की जिलाधिकारी ऋतु माहेश्वरी भी मीडिया के सामने आई। उन्होंने एलिवेटेड रोड पर पत्रकारों से बातचीत में बताया कि शहर की लाइफलाइन एलिवेटेड रोड को बदनाम करने की साजिश हो रही है। गलत वीडियो दिखाया गया। डीएम ने कहा कि चैनलों ने जलभराव का जो वीडियो चलाया था वो गाजियाबाद एलिवेटेड रोड का नहीं था। इसके अलावा रोड के पिलर के पास ढह रही मिट्टी से किसी प्रकार का खतरा नहीं है। एलिवेटेड रोड के पिलर करीब 30 मीटर तक जमीन के नीचे है। ऐसे में मिट्टी ढहने के बाद भी रोड पूरी तरह सुरक्षित है। जीडीए बोला नहीं हुआ जलभराव। जीडीए चीफ इंजीनियर विवेकानंद ने बताया कि एलिवेटेड रोड पर जलभराव का वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन वो वीडियो गाजियाबाद की एलिवेटेड रोड का नहीं है। गाजियाबाद की एलिवेटेड रोड की दीवार पर काली और पीली पट्टी है, जबकि वीडियो में काली और सफेद पट्टी दिखाई दे रही है। हालांकि एक दिन बाद एजेंसी एएनआई ने वीडियो NH24 का होने की बात कही और असली सड़क की फोटो भी ट्वीट की। ट्वीट में बताया गया है कि ये वीडियो NH24 के पास IPX स्टेशन का था। हालांकि गाजियाबाद का प्रशासन जितनी भी सफाई दे, वो अपनी नाकामी को नहीं छिपा सकता। पूरे गाजियाबाद में जल भराव हुआ, यहाँ तक कि पौष इंदिरापुरम में तो पानी ही पानी भर गया। ये भी सच है कि गुरुवार को एलिवेटेड रोड पर भारी बारिश के चलते वाहन चालकों को सुबह से शाम तक जाम से जूझना पड़ा था। इस दौरान वाहन चालकों ने जमकर गलत दिशा में वाहन दौड़ाए। इससे राजनगर एक्स स्टेशन से यूपी गेट का 7 मिनट का सफर करीब 1-1.5 घंटे में पूरा हुआ। रोड पर ट्रैफिक पुलिस कर्मी नदारद दिखे। इससे परेशानी और बढ़ गई। कैसे भरा पानी? डीएम से होगा जवाब तलब।
आयुक्त अनिता सी मेश्राम गाजियाबाद में बनी एलिवेटेड रोड पर हुए जलभराव को लेकर हैरान हैं। आयुक्त का कहना है कि पिल्लर पर बनी सड़क पर पानी निकासी की पूरी व्यवस्था होती है। ऐसे में इस रोड पर जल निकासी की क्या व्यवस्था है और रोड के निर्माण में मानकों को लेकर भी जांच कराई जाएगी। इस संबंध में गाजियाबाद के जिलाधिकारी से जवाब तलब किया जाएगा। साथ ही भविष्य में ऐसी कोई दिक्कत सामने न आए, इसको लेकर भी सुधार के निर्देश दिए जाएंगे। जाने एलिवेटेड रोड को लेकर जीडीए का दावा। ये देश का सबसे लंबा 10.5 किलोमीटर एलिवेटेड रोड है। चंडीगढ़, नोएडा और बेंगलुरु शहर में एलिवेटेड रोड की लंबाई गाजियाबाद से कम है। दिल्ली वालों के लिए इस एलिवेटेड रोड से होकर मेरठ, देहरादून या हरिद्वार जाना अब और आसान हो गया है, क्योंकि इस रास्ते से होकर दिल्ली से मेरठ की दूरी 5 से 7 किलोमीटर कम हो गई है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने 1147.7 करोड़ की लागत से निर्माण कराया है। प्राधिकरण का दावा है कि सिंगल पिलर पर बनी 6 लेन की ये एलिवेटेड रोड देश में सबसे लंबा है। इंसानों को तो छोड़िए, अब गाय के लिए भी होगा आधार कार्ड। आधार कार्ड भारत में नागरिकों के लिए काफी जरूरी होता जा रहा है। भारत सरकार के जरिए कई जरूरी योजनाओं को अब आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है, जिसका साफ मतलब है कि उस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति के पास आधार नंबर होना अनिवार्य है। हालांकि इंसानों तक तो आधार ठीक था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब पशुओं के लिए भी आधार नंबर होगा? इन पशुओं में गाय, भैंस से लेकर कई जानवर शामिल किए जाएंगे। जी हाँ, आम नागरिकों के लिए आधार की अनिवार्यता के बाद अब जानवरों का भी आधार कार्ड बनाया जाएगा। इसमें हर जानवरों की एक विशिष्ट पहचान संख्या यानी यूआईडी नंबर होगा। इस नंबर के माध्यम से ही पशुपालन विभाग जानवरों की पूरी जानकारी रखेगा। इसका एक कार्ड मालिक को भी दिया जाएगा। इसके लिए पशुपालन विभाग के कर्मचारी घर घर जाकर ये कार्ड बनाएंगे। कार्ड में जानवर के जन्म, उसकी फोटो, उसे कब कब टीका लगा है और जानवर के मालिक का नाम भी अंकित रहेगा। इसी आधार पर जानवरों को यूआईडी नंबर जारी किया जाएगा। योजना के तहत सभी तरह के जानवरों के लिए कार्ड बनाया जाना है। जो जानवर सड़क पर घूमते हैं उनको भी इस स्कीम में रखा गया है। इनकी जानकारी सीधे विभाग के पास होगी। वही स्कीम से पशु संगणना का काम शुरू होगा, जिसमें घर घर जाकर पशुओं की जानकारी ली जाएगी। पशु संगणना के बाद केंद्र सरकार को पशुधन विकास की नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। कौन से क्षेत्र में किस पशुधन का पालन अधिक होता है, पशुधन से संबंधित रोजगार किस क्षेत्र में अधिक है, ये पशु संगणना में साफ हो जाएगा। यूआईडी नंबर के माध्यम से पशुपालन विभाग के पास जानवर के वैक्सीन, उम्र, बीमारी, रहने की जगह जैसी सभी जानकारी इस नंबर के माध्यम से एकत्र रहेगा। इस प्लान को केंद्र सरकार ने बनाया है, जिसे राज्य सरकार भी लागू कर सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।